नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। सियासत के तालिब इल्मों के लिए कानून का जो मौजू है, इसको समझने के लिए एक और बुनियादी जो पहलू समझने की ज़रूरत होती है, वो सोर्सेज ऑफ लॉ कहलाता है। दरअसल जो कानून होता है वो अपने ओरिजिन के लिहाज से अगरचे रियासत की ताकत के साथ ही नाफज होता है, लेकिन उसकी तश्कील के अंदर जो है वो मुख्तलिफ इनपुट्स जो है उनसे वो अखज़ किया जाता है। तो जिन माखज़ों से कोई कानून जो है वो मार्ज़ वजूद में आता है, उसे सोर्सेज ऑफ द लॉ कहते हैं। तो वेस्टर्न जो कवानीन है जो रियासत नाफज करती है, जिसके लिए सज़ा और जज़ा का निज़ाम किया जाता है, उसको तश्कील की देने के अंदर जो बुनियादी माखज़ करार दिए जाते हैं, उनमें से सबसे अहम माखज़ जो है वो यूसेजेस या रस्म व रवाज को करार दिया जाता है। दरअसल जब तक इंसान ने रियासत तश्कील नहीं दी थी, उस वक्त तक रियासत का नज़्म व नस्क चलाने से पहले कोई ज़ाब्ता चूँकि मौजूद नहीं था, लोग अपनी इनफरादी ज़िंदगियों के मामलात को तय करने के लिए कुछ असूल और ज़ाब्ते जो वो इख्तियार कर लेते थे, जो कि उनकी एक विरासत के तौर पर जो नस्ल दर नस्ल जो वो चलते चले जाते थे। तो इसे कहते हैं कि बहुत सारे ऐसी सरगर्मियाँ जो है वो जब रियासत के तहत उनको तरतीब दिया गया, जब रियासत मार्ज़ वजूद में आ गई, तो उनको तरतीब देने के लिए जो है वो माखज़ के तौर पर उन तौर तरीक़ों को, उन ज़ाब्तों को देखा गया कि जो रियासत के मार्ज़ वजूद में आने से पहले जो है वो लोग जो है वो अपनी ज़िंदगियों को गुजारने के लिए इख्तियार करते हैं, जिनको हम यूसेजेस कहते हैं या कस्टम कहते हैं या रवायात का नाम भी दे देते हैं। मिसाल के तौर पर शादी ब्याह से मुतल्लिक़ जितने भी कवानीन और ज़ाब्ते हुकूमत बनाती है, वो दरअसल जो है वो उसी इनहेरिटेंस के बुनियाद पर अख़ज़ किए जाते हैं कि जो नस्ल दर नस्ल जो है लोग जिनके ऊपर जो है वो अमल पैरा होते हुए नज़र आते हैं। तो इसका कहते हैं जो कवानीन और ज़ाब्ते रियासतों ने तश्कील दी है, उनको तश्कील देने के लिए जब उन्हें रहनुमाई का एक रास्ता जो है वो हासिल किया, तो यूसेजेस एक या कस्टम जो है वो एक बुनियादी। फिर दूसरा जो एक अहम फैक्टर है जिसको सोर्स तस्वर किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द रिलीजन। दरअसल अगर किसी ज़ाब्ते के तहत अतात के लिहाज से या उसके साथ वाबस्तगी के लिहाज से लोगों के अंदर जो है वो एक इंतहाई मस्बत पहलू पाया जाता है, तो वो फैसले, वो ज़ाब्ते, वो असूल है जो मज़हब उन्हें सिखाता है। तो इस तरह कहते हैं जब इंसानी रियासत का क़याम अर्ज़ वजूद में नहीं आया था, तो उससे पहले जो रियासत के रियासत से पहले के जो अफराद थे, वो अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए जो असूल और ज़ाब्ते जो है, जो उन्हें अपनी मजहबी तालीमात से हासिल होते थे, उसके मुताबिक जो है वो अख़ज़ करते थे। जो उसे और चूँकि उनके अंदर अतात का जज्बा मज़हब की वजह से होता था, लिहाज़ा उसकी खिलाफवर्जी का भी तसव्वुर जो है वो नहीं दिया जा। इसलिए जब रियासत मार्ज़ वजूद में आई, तो उसे भी अपने ज़ाब्तों को तश्कील देने के लिए जो है वो रहनुमाई के तौर पर जो है वो उन ज़ाब्तों से मदद लेना पड़े जो लोगों के मज़हब से अक्कासी करते थे, या जिसके ऊपर लोग मजहबी बुनियादों पर अमल पैरा होते थे। क्योंकि कवानीन का जो बुनियादी तकाजा होता है कि लोग उससे वाबस्ता हों, लोग उसकी अतात करना जानते हों, और उसके अतात के जज्बे के अंदर जो है वो वाबस्तगी का एक गहरा पहलू पाया जाता हो। तो वो ज़ाब्ते जो मज़हब के साथ वाबस्ता असूलों की बुनियाद पर जो है वो तश्कील दिए जाते थे, वो ज़्यादा अतात के लिहाज से मस्बत पहलू रखते हैं। तो इस तरह जब रियासत मार्ज़ वजूद में आ गई, तो रियासत के जो ज़ाब्ते तश्कील दिए गए, वो दरअसल उन्हीं असूलों से अख़ज़ किए गए जो मज़हब की तालीमात से जो है वो लिए जाते हैं। मिसाल के तौर आज भी पाकिस्तान के अंदर शादी ब्याह के जो ज़ाब्ते जो रियासत ने कवानीन बनाए हैं, वो दरअसल उसका माखज़ जो है वो दरअसल इस्लामी तालीमात, और ये दुनिया के हर मज़हब के अंदर जो है वो पाया जाता है कि कोई भी अपनी मजहबी तालीमात के बरखिलाफ़ जो है वो कोई असूल और ज़ाब्ता जो है उस पर अमल दरामद करने या उसे कानून के दर्जे के तौर पर अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करने के लिए तैयार नहीं होता। तो जब एक कानून का बुनियादी तकाज़ा ही यही है कि लोग उससे आशना हो, लोग उसकी अतात करते हो, तो मज़हब की बुनियाद के ऊपर जो असूल और ज़ाब्ता कानून की शक्ल इख्तियार करता है, वो ज़्यादा ताकतवर। यही वजह है कि माज़ी के अंदर जो मजहबी रहबर और रहनुमा होते थे, वो अपनी रियासतों के सरबराह भी तस्वर किए जाते थे। तो इस तरह उनके अंदर जो फैसला साजी का जो अमल होता था, वो अल्टीमेटली जो है उनकी मजहबी अतात का भी एक जज्बा जो है वो हासिल कर लेता था। तो इस तरह कहते हैं आज भी हमें ऐसे ज़ाब्ते जो है वो हर रियासत के अंदर मिल जाते हैं, जिसकी नशो नुमा जो है वो मज़हब के असूलों की अक्कासी करते नजर आते हैं। फिर यहाँ पर जाकर जो एक और अहम असूल है, दैट इज़ द कमेंट्री ऑफ द ज्यूरिस्ट। तो इसे कहते हैं मज़हब के अंदर जो कानून और ज़ाब्ते बनाए गए, उनके मतलब जो है वो एक असूल और ज़ाब्ते लोगों की रहनुमाई के लिए तश्कील देने के लिहाज से भी जो है वो मुख्तलिफ मुफक्किरीन ने अपनी आरा दी है। फिर वहाँ पर जो कानून और ज़ाब्ते बनाए, उनको बेहतर बनाने के मतलब भी उनकी आरा जो है वो हमारे सामने आती है, और वो जो आरा होती है वो अल्टीमेटली बिकम द सोर्स ऑफ द लॉ। तो इस तरह अगर हम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से देखें, तो कोक एक बहुत बड़ा मुफक्कर है, फिर इसी तरह ब्लैक स्टोन के तस्वुरात हैं, फिर इसी तरह
کانٹ کی جو فلاسفی ہے اس کے اندر بھی ہمیں قوانین کے ضابطوں سے متعلق جو ہے وہ اصول و ضابط کے قوانین کے نشر و نما کے اہم کردار رکھتے ہیں. تو اس طرح کہتے ہیں اگر اپنے قوانین کے سب میں نہ تو دراصل ماخذوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان میں سے ایک کمنٹریز آف دا جیورسٹ ہمیں نظر آتا ہے. پھر ایڈجوڈیکیشن کا ایک کانسیپٹ نظر آتا ہے. جب ایڈجوڈیکیشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ججوں کا کام جو ہے وہ انصاف کرنا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ججوں کے سامنے جو ہے وہ فیصلہ کرنے کے لیے جو کوئی اصول اور ضابطے جو ہے وہ اپنے تمام تر جو ہے وضاحت کے ساتھ جو ہے نہیں ہوتے. تو اس طرح ان کو اپنے انصاف کو درجہ دینے کے لیے کسی بھی فیصلے کو جو ہے تاکہ وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کر سکے، وہ پہلے سے موجود جو ضابطے ہوتے ہیں ان کی کوئی توضیح یا تشریح اس انداز سے کرتے ہیں کہ جہاں پر انصاف کا جو معنی مفہوم جو کسی قانون اور ضابطے کے بہام کی وجہ سے پورا ہوتا نظر نہیں آتا وہ حاصل کیا جائے. تو دیٹ از کالڈ ایڈجوڈیکیشن. تو یہ فیصلے کیے جاتے ہیں انڈر دا ایڈجوڈیکیشن دیٹ آلسو بیکم دا لا، اور اسے سورس آف لا کے طور پر لیے جاتے ہیں. پھر جو ایک اور تصور ہے جوڈیشیل ریویو کا تصور ہے، جو کہ اگرچہ وفاقی نظام کے تحت تشکیل دیا گیا کہ جہاں پر مرکز اور صوبوں کے درمیان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے سپریم کورٹ یا اعلیٰ ترین عدالت کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ ایسے فیصلوں کو عدم قرار دے سکے جو قانون اور آئین کے تصادم رکھتے ہیں یا اسے متصادم کا تصور رکھتے ہو. لیکن اب یہ معنی مفہوم وسعت اختیار کر چکا ہے کہ وہ اب تمام فیصلوں کو، قانون اور ضابطوں کو مملکت اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ عدم قرار دے سکتی ہے جو لوگوں کے حقوق کے تصور یا آئین کے حقوق کے تصور، دیے گئے حقوق کے تصور کی نفی کرتا ہو، یا جس سے ملک کے اندر جو آئین نافذ ہے اس کے ضابطوں کی خلاف ورزی کا تصور پیدا ہوتا ہے. دیٹ از کالڈ دا جوڈیشل ریویو. اور جب یہ فیصلے کیے جاتے ہیں تو دیٹ آلسو بیکم دا لا. پھر اس سے ایک اور جو تصور ہے دیٹ از کالڈ دا ایکویٹی. دیٹ از آلسو کالڈ دا جج میڈ لا. تو اسے جج میڈ لا جو ایکویٹی جو اصول معدل جس کو بھی کہا جاتا ہے، دراصل یہ وہ فیصلے ہیں کہ جہاں پر پہلے سے کوئی قانون موجود ہی نہیں ہوتا، اور اس کے چونکہ عدالت کے اندر جو جج ہے اس کا کام فیصلہ کرنا ہوتا ہے، وہ کسی قانون کے عدم موجودگی کے باوجود جو ہے وہ فیصلہ دینے کا یا انصاف دینے کا جو ہے وہ پابند ہے. تو ایسے معاملات کے اندر جو فیصلے کیے جاتے ہیں دیٹ از کالڈ دا ایکویٹی. تو اسے کہتے ہیں جو قوانین جن پہ ہم عمل درآمد کرتے ہیں وہ چونکہ اپنے اوریجن کے لحاظ سے جو ہے وہ مختلف شکلوں کے اندر پہلے سے موجود ہوتے ہیں. تو آج کے دور کے اندر جو ہے وہ اسی طرح ایک اور جو سوچ جدید جمہوری دور کے اندر اختیار کیا گیا وہ ایک تو پارلیمنٹ ہے جس کو ایک لا میکنگ باڈی یا لیجسلیچر کا نام دیا جاتا ہے، جو عوامی نمائندوں پر مشتمل ایک ادارہ ہے جو اپنی سوچ اور فکر کے مطابق جب وہ ماضی کے قوانین کو جب وہ نئی شکل دے سکتا ہے، جو نئے تقاضے پیدا اس کے مطابق نئے قوانین اور ضابطے تشکیل دے سکتا ہے. پھر یہاں پر جا کر جو ہے وہ لوگوں کو پاس بھی قانون سازی کا اختیار ہے، جس کے اندر انہیں ریفرنڈم کا اختیار دیا گیا جہاں براہ راست لوگ جو ہے وہ قانون سازی کا جو ہے وہ عمل جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں. تو اس طرح کہتے ہیں جب جو قانون سازی کے ماخذ ہیں اس کے اندر جو ہے وہ پارلیمنٹ کو بھی شامل کیا جاتا ہے اور لوگوں کو بھی شامل کیا جاتا ہے. تو آل دوز مینز